चलिए शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के इतिहास को समझने का प्रयास करते हैं। उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास भली भांति जो है एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। आखिर उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास में प्रागैतिहासिक काल में, पुरापाषाणिक काल में, नवपाषाणिक काल के कौन कौन से स्थल हैं, एक एक पर्सन को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। यदि इतिहास की बात करें, प्राचीन इतिहास की बात करें, तो आपको समझना होगा कि प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल और आपका आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। यदि बात करें प्राचीन काल में इतिहास को कितने भागों में बांटा गया था, तो प्राचीन काल में इतिहास को 3 भागों में बांटा गया था। यदि आपसे पूछा जाए कि प्रागैतिहासिक काल आखिर कौन सा काल होता है, प्रागैतिहासिक काल ऐसा काल होता है जिस काल के कोई भी लिखित प्रमाण नहीं मिलते हैं। केवल पुरातत्व के आधार पर ही उस काल के बारे में वैज्ञानिक कुछ जानने का प्रयास करते हैं। आपने ध्यान रखना है, जिस काल का कोई लिखित प्रमाण या कोई लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिलता है, लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिलता है, तो ऐसा ही काल प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। इसी प्रागैतिहासिक काल में पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल आते हैं। जी हाँ, केवल पुरातत्व के आधार पर ही, केवल पुरातत्व के आधार पर ही उस काल के बारे में हमें जानकारी मिलती है, मगर उस काल का कोई भी लिखित प्रमाण हमको नहीं मिलता है। वही काल प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। तो उत्तर प्रदेश में जानेंगे आखिर जो है प्रागैतिहासिक काल के स्थल कहाँ कहाँ हैं, मगर पहले ऐतिहासिक काल को पढ़ें तो इसी प्रागैतिहासिक काल में पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल आते हैं। इसी प्रागैतिहासिक काल के बाद जब हम पढ़ेंगे पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण कालीन स्थलों को, तो इसी जो है प्रागैतिहासिक काल के बाद जो काल शुरुआत होगा उसे ही ताम्रपाषाण काल कहा जाएगा। ताम्रपाषाण काल कहा जाएगा। तो ये भी आपने पॉइंट ध्यान रखना है। देखिए, मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का इस्तेमाल किया और प्रागैतिहासिक काल के बाद पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल के बाद जो काल शुरू होगा उसे ही ताम्रपाषाण काल कहा जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में ताम्रपाषाण कालीन स्थल कहाँ है उसके बारे में भी जो है जानने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद का जो काल हुआ उसे ही आद ऐतिहासिक काल कहा गया। आद ऐतिहासिक काल कहा गया। आद ऐतिहासिक काल की क्या विशेषताएं होती हैं? इस काल के लिखित प्रमाण, लिखित साक्ष्य तो मिल जाते हैं। ऐसा काल जिसके लिखित साक्ष्य मिल जाते हैं परंतु उसे पढ़ा नहीं जाता है, परंतु उसे पढ़ा नहीं जाता है, तो वही काल आद्य ऐतिहासिक काल कहलाता है। लिखित प्रमाण हमने मिलते हैं, लिखित साक्ष्य हमने मिलते हैं, मगर पढ़ने में, उसकी लिपि को समझने में वैज्ञानिक कामयाब नहीं होते हैं, तो ऐसे ही काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। यदि बात करें हड़प्पा सभ्यता की, यदि बात करें हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता जिसे सिंधु सभ्यता कहा जाता है, वो आद्य ऐतिहासिक काल का ही उदाहरण है। उसकी लिपि को, सिंधु लिपि को नहीं पढ़ा गया है अब तक भी। लिखित प्रमाण हमको मिल चुके हैं सिंधु सभ्यता के, मगर उसको जो है पढ़ने में अभी असमर्थ हैं। इसलिए आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसके लिखित प्रमाण मिल चुके हैं परंतु उसे अब तक पढ़ा नहीं जा चुका है, उसकी लिपि को नहीं पढ़ा जा चुका है। तो ये ही ध्यान रखना है, उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। यदि बात करते हैं ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल के स्थलों को पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों को पढ़ेंगे। आखिर उत्तर प्रदेश में कहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं? यदि बात करते हैं ऐतिहासिक काल की, तो ऐसा काल जिसके लिखित प्रमाण मिलते हैं, जिसके लिखित प्रमाण मिलते हैं और जिसकी लिपि को पढ़ा जाता है, जिसकी लिपि को पढ़ा जाता है, तो ऐसे काल को ऐतिहासिक काल कहा जाता है। जैसे अशोक के शिलालेख, जैसे अशोक के शिलालेख आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। देखिए प्रश्न कैसा आता है, तो अशोक के शिलालेख किस काल का उदाहरण है? ऐतिहासिक काल का उदाहरण है, क्योंकि उनकी लिपि को पढ़ा गया है। तो अशोक के शिलालेख ऐतिहासिक काल का उदाहरण है। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल का उदाहरण है। जबकि बात करें प्रागैतिहासिक काल, तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि पुरापाषाण काल सभ्यता, पुरापाषाण काल सभ्यता, नवपाषाण काल सभ्यता या मध्यपाषाण काल सभ्यता वो किस काल का उदाहरण है? तो वो है प्राग ऐतिहासिक काल का उदाहरण।
प्राग ऐतिहासिक काल का उदाहरण कोई लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हुआ है। केवल पुराने स्रोत के आधार पर पुरातत्व की बात करें तो केवल गुफाओं से चित्रों के माध्यम से हमें पता लगा है कि यहाँ पर जो है पाषाण कालीन सभ्यता थी, वहां पर पत्थरों का इस्तेमाल वे लोग करते थे। बाद में नवपाषाण काल में कृषि का इस्तेमाल जो है कृषि साधनों का इस्तेमाल किया जाने लगा। और प्राग ऐतिहासिक काल के मध्य और आदि ऐतिहासिक काल से पहले जो एक सभ्यता आएगी उसे ही ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता भी कहेंगे। जब जो है आदि मानव ने तांबे का इस्तेमाल किया था, तो ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता ये किसके मिडिल में है, किसके मध्य में है? ये प्राग ऐतिहासिक काल के और आदि ऐतिहासिक काल के मध्य में जो सभ्यता मिलेगी उसे ही ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता कहा जाएगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर आपको समझने के लिए मिलेगा। प्राचीन काल में ही जो है आपके उत्तर प्रदेश को मध्य देश भी कहा गया है और आपके उत्तर प्रदेश को ब्रह्म ऋषि देश कहा गया है। ये बहुत बार जो है प्रश्न पूछा गया है कि प्राचीन काल में ब्रह्म ऋषि देश किस जो है प्रदेश को कहा गया है, तो उत्तर प्रदेश को ही ब्रह्म ऋषि देश कहा गया है और इसी को मध्य देश कहा गया है। तो आइए समझते हैं उत्तर प्रदेश के जो है प्राचीन स्थलों को। आखिर कहाँ कहाँ स्थल उत्तर प्रदेश में प्राचीन स्थल हैं? जैसे बात करते हैं पुरापाषाण कालीन स्थल की। जी हाँ, पुरापाषाण कालीन स्थल की बात करते हैं तो पुरापाषाण कालीन सभ्यता कहाँ नजर आती है? तो बेलन घाटी में नजर आती है। बेलन घाटी ये प्रयागराज में है। बेलन घाटी पुरापाषाण कालीन सभ्यता का एक उदाहरण है जो आपके प्रयागराज में है। सिंगरौली सोनभद्र ये भी आपका पुरापाषाण कालीन सभ्यता का एक उदाहरण है। और चंदौली का एक स्थान है चकिया। चंदौली का एक स्थान है चकिया। तो ये तीनों स्थान आपने ध्यान रखने हैं। यदि पर्सन आए उत्तर प्रदेश संस्कृति को लेकर आए और आपसे पूछा जाए परीक्षा में कि उत्तर प्रदेश में पुरापाषाण कालीन सभ्यता के स्थल बताइए, तो आप बता सकते हैं कि बेलन घाटी प्रयागराज, सिंगरौली सोनभद्र और आपका चकिया चंदौली। चकिया चंदौली में पड़ता है। तो ये तीन जो है क्षेत्र आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये उत्तर प्रदेश में पुरापाषाण कालीन सभ्यता के एक महत्वपूर्ण स्थल हैं। और एक यहां से और प्रश्न बनता है कि लोहोदानाल, देखिए कितना अच्छा जो है यहां से प्रश्न बन सकता है कि मातृ देवी की प्रतिमा, मातृ देवी की प्रतिमा ये अस्थियों से बनाई गई एक प्रतिमा थी जो उत्खनन के बाद हमको प्राप्त हुई थी। तो अस्थियों से बनी मातृ देवी की प्रतिमा ये पुरापाषाण कालीन सभ्यता का जो एक प्रतीक था वो हमें लोहोदानाला से मिला है। तो ये लोहोदानाला जो स्थल है ये कहाँ का स्थल है? तो ये ध्यान रखना है, ये भी बेलन घाटी के अंतर्गत आता है। प्रयागराज का स्थल है लोहोदानाला। ये यहाँ से ही प्राप्त हुई है मातृ देवी की प्रतिमा जो पाषाण कालीन सभ्यता को दर्शाती है, पाषाण कालीन सभ्यता को दर्शाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मिले हैं आपको समझने के लिए। एक एक फैक्ट को समझते जाइए। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तीनों स्थलों को आपने समझना है। बेलन घाटी, सिंगरौली, चकिया और मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से मिले हैं वो भी आपने ध्यान रखना है। अब मध्य पाषाण कालीन स्थल की बात करें तो मध्य पाषाण कालीन स्थल यदि उत्तर प्रदेश में बात करें तो एक स्थल है महदहा, यहां से मानव अस्थि पंजर मिले हैं। एक स्थल है दमदमा और एक स्थल है सराय नहर। देखिए उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास को लेकर यहां से सभी परीक्षाओं में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश संबंधित आपकी कोई परीक्षा है तो यहां से बहुत प्रश्न आते हैं। ये पहले ध्यान रखना है कि सराय नहर जो मध्य पाषाण कालीन स्थल है वो कहाँ है। जैसे सिंगरौली हमने पढ़ा था पुरापाषाण कालीन स्थल, वो सोनभद्र में था। चकिया आपका चंदौली में था। तो ऐसे ही हमने ध्यान रखना है कि सराय नहर ये प्रतापगढ़ का है, दमदमा भी प्रतापगढ़ का एक स्थल है और महदहा भी प्रतापगढ़ का एक स्थल है। सबसे अधिक प्रश्न ये पूछा जाता है कि यहाँ से जो सवाधान मिले हैं तो वो जो है सवाधान जो मिले हैं 14 सवाधान मिले हैं, उसमें जो मानव है उसको जो है उसका सिर किस ओर है? तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर जो मानव का जो शव मिला है उत्खनन के बाद, तो उसमें पूछा जा सकता है कि मानव के जो शवों को जो गाड़ने की परंपरा रही है किस सभ्यता में, मध्य पाषाण कालीन सभ्यता में, तो वो सिर जो है सिर किस ओर होता था?
तो सिर जो है पश्चिम की ओर होते थे और जो पैर होते थे वे पूर्व की ओर होते थे। तो पश्चिम से पूर्व की ओर जो है सावधान मिले हैं, ये सराय नहर से मिले हैं और ये आपका प्रतापगढ़ का जो है स्थल है। ऐसे ही हड्डी व सींग के साक्ष्य मिले हैं आपको दमदमा से। हड्डी व सींग के साक्ष्य ये मिले हैं आपको दमदमा से, ये भी जो है प्रतापगढ़ का ही स्थान है। और यहाँ पर 4141 शवाधान भी आपको मिले हैं। ऐसे ही महदहा से मानव अस्थि पंजर के साक्ष्य मिले हैं, तो ये मध्य पाषाण कालीन स्थल को दर्शाता है। और ये जो लोकेशन है आपने पढ़ी है ये आपके प्रतापगढ़ में है। और ये प्रश्न बहुत बार बार लगातार परीक्षा में पूछा जाता है कि पश्चिम से पूर्व की ओर जो है सबको जो है गाड़ने की परंपरा कहाँ रही है, वो सराय नहर में रही है और वो आपका कहाँ पड़ता है, प्रतापगढ़ में पड़ता है। अब नवपाषाण कालीन स्थल की बात करें तो उत्तर प्रदेश के नवपाषाण कालीन स्थल, देखिए उत्तर प्रदेश के नवपाषाण कालीन स्थल ये भी प्राग ऐतिहासिक काल को ही दर्शाते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल को दर्शाते हैं। तो ध्यान रखना है लहुरा देव संत कबीर नगर में पड़ता है लहुरा देव, जहां से वर्तमान में एक जो है अद्भुत खोज हुई और पता लगा वैज्ञानिकों के द्वारा कि कृषि के सबसे पुराने साक्ष्य, अब तक ये जो है किताबों में भी लिखा गया था कि कृषि के सबसे पुराने साक्ष्य पाकिस्तान के बलूचिस्तान के पास मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ से बलूचिस्तान के पास लगभग 7000 ईसा पूर्व कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मगर जो नई खोज हुई है उसमें एक हैरान कर देने वाली खोज जो है हुई है, उसमें पता लगा है कि एक नया नवपाषाण कालीन स्थल है लहुरा देव, जो संत कबीर नगर में पड़ता है। मेहरगढ़ से भी पुराने कृषि के साक्ष्य यहां से प्राप्त हुए हैं। ये 8000 से 9000 ईसा पूर्व के जो है कृषि के साक्ष्य हैं। तो बहुत जो है इंपॉर्टेंट जो है प्रश्न यहां से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वर्तमान में जो नई खोज हुई है तो कृषि के सबसे पुराने साक्ष्य मेहरगढ़ से पाकिस्तान के जो साक्ष्य प्राप्त हुए थे उससे भी जो पुराने साक्ष्य हैं वो लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं। और लहुरा देव बताइए उत्तर प्रदेश में कहां है? तो यदि ये प्रश्न पूछा जाए तो आपने ध्यान रखना है संत कबीर नगर में है आपका लहुरा देव। कोल्डी हवा से हमें चावल की भूसी के साक्ष्य मिले थे, तो कोल्डी हवा पड़ता है प्रयागराज में। लगभग आपका 6500 ईसा पूर्व के चावल भूसी के साक्ष्य भी हमें मिले हैं, कोल्डी हवा से मिले हैं और वो लोकेशन है आपका प्रयागराज। तो नवपाषाण कालीन सभ्यता के बारे में हमने समझने को मिला है। देखिए नवपाषाण कालीन सभ्यता को समझा, मध्य पाषाण कालीन सभ्यता को समझा और आपका पूरा पाषाण कालीन सभ्यता को समझा। अब समझते हैं कुछ और तथ्य को। और एक जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो है कांस्य युगीन सभ्यता को लेकर या ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता को लेकर। जैसे हमने अभी थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की है कि प्राग ऐतिहासिक काल ऐसा काल होता है जिसके लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, केवल पुरातत्व के आधार पर ही हमने पता लगता है कि यहाँ पर जो है कुछ जो है आदिमानव निवास करते थे। प्राग ऐतिहासिक काल के बाद आता है ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता। कई बार इन सभ्यताओं का क्रम भी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता के बाद आती है कांस्य युगीन सभ्यता। इसी कांस्य युगीन सभ्यता को पहले तांबे का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद कांस्य का इस्तेमाल किया गया। इसी कांस्य युगीन सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल की संज्ञा दी गई। और इसी का सबसे बड़ा उदाहरण है वो है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा कालीन सभ्यता। तो ये जो है क्रम आपसे कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा स्थल है जो ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता को दर्शाता है, क्योंकि ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता जो थी तांबे का जहां पर विस्तार हुआ, तो इसका जो सबसे बड़ा उदाहरण है वो आपके जोरवी संस्कृति है जो महाराष्ट्र में आपको मिलती है। कहाँ मिलती है? महाराष्ट्र के कुछ स्थल हैं जोरवे संस्कृति के, वो ताम्रपाषाण कालीन स्थलों को दर्शाती है। मगर फिर भी बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई तो स्थल होगा जो ताम्रपाषाण कालीन स्थल को दर्शाएगा और कांस्य युगीन सभ्यता को दर्शाएगा। बात करें सिंधु घाटी सभ्यता को दर्शाएगा। तो देखिए उत्तर प्रदेश की बात करें
तो उत्तर प्रदेश में ये यदि नदी पूछा जाए कि किस नदी पर जो है ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता के जो है स्थल मिले हैं, तो आपने ध्यान रखना है हिंडन नदी पर। बहुत अच्छा प्रश्न है, लगातार यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की वह कौन सी नदी है जहां पर ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता के स्थल मिले हैं, तो नाम है हिंडन नदी। हिंडन नदी की बात करें तो ये सहारनपुर से होती हुई मेरठ से होती हुई उसके बाद आपका नोएडा के पास जाकर, दिल्ली नोएडा के पास जाकर ये यमुना नदी में मिल जाती है। तो हिंडन नदी देखिए इधर जो है बॉर्डर से यमुना नदी प्रवाहित हो रही है, तो हिंडन जो है यमुना की सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है हिंडन। और इसी पर ही एक स्थल है आलमगीरपुर, इसी पर ही एक स्थल है आलमगीरपुर, और ये कहां पर है, मेरठ में है। और ये ही जो है स्थल आलमगीरपुर, ये दो सभ्यताओं को दर्शाता है, ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता को दर्शाता है और कांस्य युगीन सभ्यता को दर्शाता है। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में हड़प्पा कालीन स्थल कहां पर है, उत्तर प्रदेश में हड़प्पा कालीन स्थल कहां पर है, तो वो आपके मेरठ के आलमगीरपुर में है। मगर केवल जो है आलमगीरपुर हड़प्पा कालीन को नहीं दर्शाता है, वो ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता को भी दर्शाता है। देखिए सिंधु जो घाटी सभ्यता है, ये सभी जानते हैं कि उत्तर दिशा की यदि बात करें तो मांदा चिनाब नदी पर सबसे उत्तरी स्थल था, सबसे उत्तर का जो स्थल था जम्मू कश्मीर में था, चिनाब नदी पर। मांदा जो स्थल है सबसे उत्तर में है सिंधु घाटी सभ्यता का। और ऐसी बात करें सबसे पश्चिम का स्थल ये पाकिस्तान में है, सुतकांगडोर, ये सबसे पश्चिम का स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता का। और यदि बात करें दक्षिण के स्थल की तो दैमाबाद जो महाराष्ट्र का स्थल है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक दक्षिण का स्थल है। और जबकि बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्व में कौन सा स्थल है, तो वो है आलमगीरपुर। और इसकी खास बात है ये उत्तर प्रदेश में है और किस नदी पर है, हिंडन नदी पर है। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये भी नोट करना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के 4 प्रमुख जो स्थल हैं, उत्तर में, पूर्व में, पश्चिम में और दक्षिण में। दक्षिण में है आपका दैमाबाद महाराष्ट्र में। चलिए आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आपका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण फैक्टों को आप समझ रहे हैं। देखिए जितने भी पर्सन हैं सारे परीक्षा में आए हुए पर्सन हैं, ठीक है। तो अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, एक एक पॉइंट को समझिए, क्योंकि यहाँ से बहुत पर्सन आपको परीक्षा में मिलते हैं। कला संस्कृति का प्राचीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। प्राचीन इतिहास के बाद मध्यकालीन इतिहास में उत्तर प्रदेश से क्या क्या पर्सन आते हैं, उन पर्सनों को भी समझेंगे। मगर पहले प्राचीन काल को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें, ताकि पर्सन जो है एक भी परीक्षा में गलत न हो। ऐसे ही जो है सभ्यता आती है उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता 1450 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के लगभग उत्तर प्रदेश में कोई स्थल मिला है जिसे उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण स्थल माना गया है, और उसी का नाम है अतरंजी खेड़ा। बहुत अच्छा प्रश्न है, बार बार यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि अतरंजी खेड़ा कहां पर है। पहले इसकी लोकेशन देखिए, तो अतरंजी खेड़ा जो स्थल है उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है, और ये जो है स्थल है गंगा की सहायक नदी है, काली नदी के तट पर है। तो ये जो स्थल है, ये देखिए इस स्थल की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। तो ये स्थल जो है प्राग ऐतिहासिक काल को भी दर्शाता है, और इस स्थल में उत्तर वैदिक युगीन सभ्यता के भी अवशेष मिले हैं। इसी सभ्यता में गौरिक मर्द भांड संस्कृति के अवशेष मिले हैं, कृष्ण लोहित मर्द भांड संस्कृति के अवशेष मिले हैं, तो और चित्रित धूसर मर्द भांड संस्कृति के, उत्तरी काली चमकीली पात्र परंपरा संस्कृति के अवशेष मिले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में पूछा गया था कि लोहे का प्रयोग किया गया था उत्तर प्रदेश में, कहां ऐसा साक्ष्य मिला है जहां पर लोहे के प्रयोग को और अग्निकुंड को दर्शाया गया था। तो ये आपने ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश का वह कौन सा स्थल है जहां साक्ष्य मिले हैं कि यहां जो है आदि मानव के द्वारा लोहे के प्रयोग को और अग्निकुंड, जी हां अग्निकुंड को जो है दर्शाया गया है। तो वो है आपका अतरंजी खेड़ा, और कहां पड़ता है आपका एटा। तो यदि बात करें गौरिक मर्द भांड संस्कृति की,
कृष्णा लोहित मर्दभांड संस्कृति की, और काली चमकीली पात्र जो है परंपरा संस्कृति, और चित्रित धूसर मर्दभांड संस्कृति का कोई महत्वपूर्ण उदाहरण यदि आपसे पूछे तो वो अतरंजी खेड़ा है, और ये एटा कासगंज के पास आपका पड़ता है। चलिए बात करते हैं और जो है उत्तर प्रदेश संबंधित प्राचीन इतिहास संबंधित क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपने 16 महाजनपदों का उल्लेख पढ़ा ही होगा। इतिहास का एक महत्वपूर्ण जो है पार्ट है कि 16 महाजनपद, इसका उल्लेख एक बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और एक जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में किया गया है। जी हाँ, 16 महाजनपदों का उल्लेख जो महात्मा बुद्ध के समकालीन महाजनपद थे, इनका उल्लेख अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ में और जैन ग्रंथ कहाँ किया गया है, भगवती सूत्र में किया गया है। अब बात करते हैं कि इन 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद आपके उत्तर प्रदेश में, जी हाँ 8 महाजनपद आपके उत्तर प्रदेश में हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि 16 महाजनपद में से कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में हैं। एक एक महाजनपद को बारीकी समझें। तो बात करते हैं कुरु महाजनपद की। कुरु महाजनपद जिसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, जिसकी राजधानी थी कौन सी, इंद्रप्रस्थ। इसकी जो लोकेशन है ये मेरठ दिल्ली के पास और कुरुक्षेत्र के पास, और कहां पर, कुरुक्षेत्र के पास, यहां तक का ये महाजनपद था कुरु महाजनपद, जिसके राजा थे कोरण्य, जिसके राजा थे कोरण्य। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि महात्मा बुद्ध के समकालीन कुरु महाजनपद के राजा कौन थे, तो राजा थे कोरण्य। तो मेरठ दिल्ली कुरुक्षेत्र का जनपद था, कुरु जनपद था, और ये जो है इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। ऐसे ही मथुरा में कौन सा महाजनपद था, बहुत अच्छा प्रश्न है, तो सूरसेन जो है महाजनपद था और मथुरा ही इसकी राजधानी थी। तो सूरसेन महाजनपद किस ओर था, मथुरा में था। पांचाल महाजनपद को लेकर बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। पांचाल महाजनपद जिसकी राजधानी अहिच्छित्र और काम्पिल्य थी, जिसकी राजधानी अहिच्छित्र और काम्पिल्य थी। राजा ब्रह्मदत्त का यहाँ पर शासन हुआ करता था, उस समय राजा ब्रह्मदत्त का शासन हुआ करता था। तो ये पांचाल जो महाजनपद आपको दिखाई देगा, तो ये बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, बरेली जो रामगंगा नदी पर है, बदायूं और फर्रुखाबाद, बदायूं और फर्रुखाबाद में आपको पांचाल महाजनपद दिखाई देता है। देखिए काम्पिल्य भी एक प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र रहा है, ठीक है, काम्पिल्य भी प्राचीन काल में एक प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र रहा है। और काम्पिल्य किसकी राजधानी थी, किस महाजनपद की थी, पांचाल की थी। और उसकी एक राजधानी और थी, अहिच्छित्र भी उसकी राजधानी थी। यहाँ पर किस राजा का शासन था, राजा ब्रह्मदत्त का। तो बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद जो वर्तमान में रुहेलखंड के भी नाम से जाना जाता है, तो ये रुहेलखंड के जो पास का क्षेत्र था ये पांचाल महाजनपद का क्षेत्र था। ऐसे बात करें चेदी महाजनपद जिसकी राजधानी शक्तिमती थी, यहाँ महाराजा शिशुपाल का शासन हुआ करता था। तो ये झांसी और बांदा का जो इलाका है, झांसी का इलाका और बांदा का जो इलाका है, वहां के क्षेत्र में ये चेदी महाजनपद होता था। शक्तिमती उसकी राजधानी थी, शक्तिमती उसी की क्या थी, राजधानी। ऐसे ही वत्स महाजनपद की बात करें तो कौशाम्बी जो प्रयागराज के पास पड़ता है, कौशाम्बी, वहां जो है होता था वत्स महाजनपद। और यहाँ पर राजा उदायन राज करते थे। वत्स महाजनपद ये जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी, ये प्रयागराज के पास था। तो ये अच्छा प्रश्न है कि प्रयागराज के पास कौन सा महाजनपद था, तो प्रयागराज के पास वत्स महाजनपद था। यदि बात करें कि महात्मा बुद्ध जिन्होंने सबसे अधिक उपदेश जो है कौशल श्रावस्ती में दिए हैं, कौशल श्रावस्ती में, देखिए ये प्रश्न अभी हाल में पूछा गया था कि वह कौन सा महाजनपद है जहां महात्मा बुद्ध के द्वारा सर्वाधिक उपदेश दिए गए, या सबसे अधिक जो है अपना काल उन्होंने, अपना समय महात्मा बुद्ध ने कहां बिताया, तो वो महाजनपद है कौशल महाजनपद। जी हाँ, कौशल महाजनपद जिसकी जो है राजधानियां थी श्रावस्ती और अयोध्या, श्रावस्ती और अयोध्या। कौशल महाजनपद की बात करें तो श्रावस्ती अयोध्या जो है इसकी राजधानी थी। और उस समय यहाँ राजा प्रसेनजीत, एक राजा थे प्रसेनजीत, वो यहाँ पर शासन करते थे। देखिए राजा भी जानने बहुत जरूरी हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा है कोरण्य, ये कुरु जनपद में थे, राजा ब्रह्मदत्त ये पांचाल के राजा थे। ऐसे ही राजा शिशुपाल को हमने पढ़ा, कई बार मैचिंग में पूछ लेता है, ये चेदी महाजनपद से संबंधित था। उदायन जो है वत्स महाजनपद जो प्रयागराज के पास का महाजनपद था, उनसे संबंधित था।
राजा प्रसेनजीत, ये कौशल महाजनपद, ये कौशल महाजनपद। देखिए यदि इतिहास को बहुत, यदि आपका मन है कि हमें इतिहास समझना है तो हर पर्सन आपके समझ आएगा। यदि आपने मन बनाया है, कुछ पढ़ने का मन बनाया है, अच्छे पर्सनों को जो है समझने का एक मन बनाया है, तो सभी को आप जो है समझोगे, धीरे धीरे जो है सभी को समझोगे। ऐसे ही काशी एक महाजनपद था, और काशी महाजनपद था जिसके राजा थे अशोसेन, जिसके राजा थे अशोसेन। मल्ल महाजनपद, जहां महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ है, महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी, उनका महापरिनिर्वाण हुआ था, वो कुशीनगर में हुआ था। और ये किस महाजनपद में था? मल्ल महाजनपद। मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशीनारा, जिसे वर्तमान में कुशीनगर कहा जाता है, यहां महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। तो महात्मा बुद्ध की यदि बात करें, सर्वाधिक उपदेश कहां दिए थे? सबसे अधिक उपदेश कौशल महाजनपद में। उनका महान परिनिर्वाण हुआ है किस महाजनपद में? मल्ल महाजनपद में। ठीक है, तो ये 8 के 8 महाजनपद, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि प्राचीन इतिहास, उत्तर प्रदेश के इतिहास को समझने के लिए इससे अच्छा फैक्ट आपको मिलने वाला नहीं है। तो चलिए चलते हैं, और जो है प्राचीन इतिहास में क्या पढ़े। तो जैन तीर्थंकरों की जन्मभूमि भी है उत्तर प्रदेश। जी हाँ, जैन तीर्थंकरों की जन्मभूमि भी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थल हैं जो जैन तीर्थंकरों की जन्मभूमि को दर्शाते हैं। जैसे देखिए अयाजसा, अयाजसा क्या है पहले इसको समझिए। अयोध्या का प्राचीन नाम है अयाजसा। जी हाँ, अयोध्या का प्राचीन नाम है अयाजसा। अयोध्या का प्राचीन नाम है अयाजसा, और अयोध्या 24 तीर्थंकरों में से 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि है। जी हाँ, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभनाथ, उनकी जो है जन्मभूमि अयोध्या है। ऐसे ही द्वितीय जो तीर्थंकर थे अजितनाथ, चतुर्थ तीर्थंकर अभिनंदन नाथ, पंचम तीर्थंकर सुमितनाथ और 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ, इन 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि रही है अयाजसा, और अयाजसा को ही कहा गया है अयोध्या। ठीक है, तो ये 5 तीर्थंकर, 5 के 5 तीर्थंकर आपके ध्यान होने चाहिए। और जैसे ऋषभनाथ को सभी जानते हैं, प्रथम तीर्थंकर रहे हैं, तो ऋषभनाथ। द्वितीय तीर्थंकर भी जानते हैं अजितनाथ। उसके बाद चतुर्थ तीर्थंकर रहे हैं अभिनंदन नाथ, पंचम रहे हैं सुमितनाथ, और 14वें तीर्थंकर रहे हैं अनंतनाथ। इन जो है 5 का जन्म हुआ था अयाजसा में, अयोध्या में। और ऐसे ही जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, देखिए उत्तर प्रदेश इतिहास को समझ रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश संबंधित परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 23वें तीर्थंकर का जन्म हुआ है कहां? जिसका नाम है पार्श्वनाथ, और उनका जो जन्म स्थान है काशी है, काशी नगरी, बनारस नगरी। ठीक है, तो काशी नगरी जो कबीरदास के जन्म स्थान को भी दर्शाती है, उसे भी पढ़ेंगे, बाद का जो है अध्याय वहां पर समझेंगे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की जन्मभूमि क्या है? काशी है। और ऋषभनाथ की, अजितनाथ की, इनकी जन्मभूमि क्या है? अयोध्या है। तो जैन तीर्थंकरों की जन्मभूमि को लेकर भी उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास में एक अच्छा अध्याय है अशोक के शिलालेख। कहाँ कहाँ हैं अशोक के शिलालेख? सभी को देखिए बहुत अच्छी प्रकार के समझते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में कि रानी का अभिलेख किसे कहा जाता है? प्रयाग स्तंभ लेख को कहा जाता है, प्रयाग स्तंभ लेख को कहा जाता है। अशोक की रानी करुवाकी, देखिए करुवाकी जो अशोक की रानी थी, उसकी जो दान दिया है रानी ने, उस दान का उल्लेख इस जो है प्रयाग स्तंभ लेख में किया गया है। अशोक की रानी करुवाकी का जो दान दिया गया है, उसके द्वारा उसका उल्लेख जो है प्रयाग स्तंभ लेख में किया गया है, तभी उसको रानी का अभिलेख कहा गया है। उसको प्रयाग स्तंभ लेख को एक संख्या दी गई है, रानी के अभिलेख की संख्या। ऐसी बात करते हैं कौशाम्बी जो प्रयागराज के पास है, और सारनाथ। देखिए सारनाथ को समझिए पहले, सारनाथ जहां महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, तो सारनाथ को ऋषिपत्तनम मृगदाय कहा गया है। प्राचीन जो इतिहास पढ़ोगे आप, वहां सारनाथ को सारनाथ नहीं कहा गया है। सारनाथ वाराणसी के पास पड़ता है। यदि बात करें सारनाथ की, तो ये वाराणसी के पास पड़ता है। और इसका प्राचीन नाम देखिए, जैसे हमें अयालसा पड़ा था, अयोध्या का प्राचीन नाम था। ठीक है, और ऋषिपत्तनम मृगदाय
ऋषिपत्नम मरगदाय, ये सारनाथ का नाम है। यहाँ महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। और अशोक से संबंधित यहाँ पर लघु स्तंभ लेख है, लघु स्तंभ लेख है। और यहाँ पर देखिए लघु स्तंभ लेख आपका सारनाथ में है और कौशाम्बी में है, और कौशाम्बी में है। ऐसे ही मौर्य काल संबंधित मौर्य काल की जो घटनाएं हैं कि मौर्य काल में कब अकाल पड़ा, क्या जो भी घटनाएं हैं मौर्य काल संबंधित में सोहगोरा ताम्र लेख में जो है उल्लेखित है। तो सोहगोरा ताम्र लेख ये गोरखपुर में पड़ता है। सोहगोरा ताम्र लेख ये कहाँ पड़ता है? गोरखपुर में। ऐसे ही अशोक का एक लघु शिलालेख है, अहरोरा में पड़ता है, और अहरोरा मिर्जापुर में पड़ता है। अहरोरा कहाँ पड़ता है? मिर्जापुर। ये जो पर्सन हैं ये सबसे अधिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। सोहगोरा ताम्रलेख मौर्य काल को दर्शाता है, गोरखपुर में पड़ता है। अहरोरा अशोक का लघु शिलालेख ये कहाँ पड़ता है? मिर्जापुर में पड़ता है। और पहले देखिए, अब तो ये कलसी लोकेशन उत्तराखंड में है, मगर पहले यूपी में थी, उत्तर प्रदेश में थी। यहाँ से भी अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, वर्तमान में एक नई लोकेशन खोजी गई थी, तो कलसी से भी अशोक के शिलालेख मिले हैं। तो एक कलसी जो है ये कहाँ पड़ता है? आपका उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो उनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छे पर्सन जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। सभी लोकेशन को परीक्षा में पूछा जाता है। और आइए बात करते हैं प्राचीन। देखिए इतिहास में सब कुछ हमने पढ़ा है, जैसे महाजनपद थे, 8 महाजनपद, उनको बहुत बारीकी से हमने समझने का प्रयास किया है। नवपाषाणकालीन सभ्यता के स्थल को समझने का प्रयास किया है। अब अच्छा पर्सन है, एक पर्सन और पूछा जा सकता है कि प्राचीन शिक्षा का केंद्र कहाँ था। देखिए प्राचीन शिक्षा के 2 बड़े केंद्र रहे। जैसे आपने तक्षशिला के बारे में सुना होगा, तक्षशिला पाकिस्तान पड़ता है, तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में पड़ता है। एक प्राचीन शिक्षा का केंद्र रहा है तक्षशिला, वो आपके पाकिस्तान में पड़ता है। मगर उत्तर प्रदेश में भी कामपिल्य जो है, कामपिल्य प्राचीन शिक्षा का केंद्र रहा है, और ये पांचाल महाजनपद में था, पांचाल महाजनपद में था। अब बात करते हैं महामोक्ष परिषद की। महामोक्ष परिषद, ठीक है, तो महामोक्ष परिषद की यदि बात करें तो आपने पढ़ा भी होगा कि हर्षवर्धन के काल में 5वें वर्ष एक बहुत जो है बड़ी सभा का आयोजन होता था, जिसे ही महामोक्ष परिषद कहा जाता था। यदि परीक्षा में पूछा जाए इस महामोक्ष परिषद का आयोजन आखिर कहाँ होता था, तो आपने ध्यान रखना है कहाँ होता था, प्रयागराज में होता था। तो प्रयागराज में होता था महामोक्ष परिषद का आयोजन। ठीक है, तो इसमें लास्ट जो पॉइंट है उसको भी समझें। एक छोटा सा पर्सन जो है परीक्षा में कई बार पूछा जा सकता है कि एक जो है प्राचीन स्थल बताइए उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का एक प्राचीन स्थल, देखिए ये पर्सन कई बार परीक्षा में पूछा गया है, जहां पर हजारों ऋषि मुनियों ने यज्ञ किया था, जहां पर हजारों ऋषि मुनियों ने क्या किया था? यज्ञ किया था। तो उसी लोकेशन का नाम है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य ये पर्सन आपसे पूछा जा सकता है। हजारों ऋषि मुनियों ने यज्ञ किया था। तो ये जो प्रसिद्ध तपोभूमि है ऋषि मुनियों की, जिसे नैमिषारण्य कहा जाता है, तो पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में। ये कहाँ पर है? आपके सीतापुर में है। ठीक है, तो प्राचीन जो है उत्तर प्रदेश के इतिहास को लेकर हमने एक एक पॉइंट को समझा है। सारनाथ का नाम हमने पढ़ा है, वाराणसी के पास पड़ता है, ऋषिपत्नम मरगदाय। नैमिषारण्य हजारों ऋषि मुनियों ने मिलकर जो है यज्ञ किया था। तो वो जो तपोभूमि है वो उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पड़ती है। कामपिल्य एक प्राचीन शिक्षा का केंद्र जो रहा है वो आपका पांचाल महाजनपद में पड़ता है। तो सभी बातों को पढ़ा है, तो उम्मीद है आपने ये लेक्चर समझ में आया होगा। और जो नेक्स्ट के पार्ट हैं, अगले पार्ट हैं, उनको भी अवश्य देखिए। वहाँ मध्यकालीन इतिहास के बारे में और आधुनिक इतिहास जो है उत्तर प्रदेश का, आखिरकार कैसे उत्तर प्रदेश का नामकरण हुआ है, सब बातों को वहाँ पर समझाया जाएगा। वीडियो को यदि आपने अच्छा लगा है तो किसी ना किसी ग्रुप में शेयर कीजिए और चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कीजिए। प्ले लिस्ट में देखिए उत्तर प्रदेश कला संस्कृति को लेकर सारे फैक्ट समझाए गए हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, भारतीय संविधान के लेक्चर दे सकते हैं और उत्तर प्रदेश कला संस्कृति को लेकर सभी अध्याय पढ़ सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।